तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी, इसी तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें सीखेंगे और दोनों में कंपेयर करके देखेंगे ताकि हमें पढ़ना इजी हो जाए और रिवाइज करना भी इजी हो जाए, हम उसको याद रख पाएँ। तो जैसे हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्रॉस का रहता है। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला करते थे, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हम करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वहाँ पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन की जगह कॉस हुआ करता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि ये एन वेक्टर क्या चीज़ है। ए और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसको हम एन वेक्टर बोलेंगे। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया था। डिटेल में जानना है तो एक बार फिर से वो वाली जो लेक्चर है, वो वाला लेक्चर आप उसको देख लें। ओके कनिका, सॉरी श्रेया, मैं आपसे इस बारे में भी बात कर लूँगी। हाँ जी, नाउ डिराइव्ड रिजल्ट क्या थे हमारे पास? ये फॉर्मूला था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का करते थे वैसे ये फॉर्मूला हमने क्रॉस का याद रखना है। अब डॉट प्रोडक्ट से भी हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, वैसे ही रिजल्ट्स हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालेंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने किया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेती हूँ तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं लिखती हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हुआ होगा कि ये 0 बन गया, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 0 होगा कि ये 0 बन गया, या फिर आपके पास जो साइन थीटा है वो 0 रहा होगा। साइन थीटा 0 रहने से ये ए क्रॉस बी 0 कैसे बन गया? यहाँ पे फॉर्मूला से देखिए, अगर आपके पास ये साइन थीटा ही आपके पास 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास 0 बन जाएगी। सो ए क्रॉस बी आपके पास 0 बन जाएगा। सो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि साइन थीटा 0 रहा होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? हम एक फॉर्मूला भी हमने किया था +1 में कि अगर साइन थीटा 0 है इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा 0 या 180 पे होता है, तो मतलब ये थीटा रहा होगा इसलिए ये 0 बन गया। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती है जिससे ए क्रॉस बी 0 रहा होगा। तीसरा जो हमें रिजल्ट याद रखना है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यानी पाई/2 है, तो आपके पास क्या आएगा? ए क्रॉस बी का आंसर इसी फॉर्मूला में देखिए वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंस याद रखें। नेक्स्ट आपके पास देखें, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूलाज ये लर्न करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आई क्रॉस जे करें, हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास के कैप आ रहा है, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आई कैप आएगा, या के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जे कैप आएगा। ठीक है, इसको याद करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो आप राइट हैंड थंब रूल से याद रख सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरा भी तरीका आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो कि ये साइन नोटेशंस के अकॉर्डिंग है, और हम अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। डिटेल में देखना है तो पिछला लेक्चर आप एक बार देख सकते हैं। थंब रूल के अकॉर्डिंग कि अगर हम आई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं आई कैप,
तो अगर हम अपना पाम इस डायरेक्शन में आई कैप की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स हैं अगर हम घुमाते हैं तो वो फिंगर्स इस डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे जे कैप की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स घुमाते हैं तो हमारा जो थंब है ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में जाता है यानी कि के कैप की डायरेक्शन में जाता है। तो अगर मैं आई कैप और जे कैप का क्रॉस लूंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, के कैप। तो ये थंब रूल था, बट अगर आपको ये थंब रूल नहीं याद रहता है तो आप दो तरीकों से याद रख सकते हो कि देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रही हूँ। दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने याद रखना है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, के कैप। ऐसे अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, आई कैप। ठीक है, ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, जे कैप। देखिए तीनों फॉर्मूलेज आपके पास बन गए हैं। बट अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हूँ यानी कि राइट टू लेफ्ट इधर डायरेक्शन में जाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करती हूँ तो मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव ऑफ जे कैप आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव लग जाता है। ऐसे अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करती हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव ऑफ आई कैप आएगा। और अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करती हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव ऑफ के कैप आएगा। ठीक है, तो बच्चों को यूजुअली, क्योंकि इमेजिनेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है 3D में, तो बच्चे यूजुअली ये मेथड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट पाते हैं। आपको जो अच्छे से समझ में आए आप वो मेथड से याद रख सकते हो कि कब साइन पॉजिटिव लगना है, कब साइन नेगेटिव लगना है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब अगर हमारे यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे अगर मैं आई क्रॉस का आई कैप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ तो आपने याद रखना है कि आंसर जीरो है। ऐसे ही जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस वो भी जीरो होगा, के कैप का के कैप के साथ क्रॉस वो भी आपके पास जीरो होगा। ये वैल्यूज भी आपने याद रखनी है, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था कि 1 आता है, यहाँ पे आपका 0 आता है। देन हम एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में भी फॉर्मूला था, वैसे ही एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में भी फॉर्मूला है। वहां पे आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करना है, देन उसका मॉड्यूलस लेना है। डिवाइड किससे करना है, ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, और आपने जब ये न्यूमरेटर को सॉल्व करना है ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर मॉड इनटू बी वेक्टर मॉड इनटू साइन। ठीक है, इस तरीके से आप एंगल्स का निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, वो कॉम्यूटेटिव था डॉट प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सो कॉम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो सकता है। ठीक है, बट दोनों आपस में बराबर नहीं है, माइनस ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इसमें आपको काम आएगा। इस एक्सरसाइज में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वहां पे हम ये काम लेके आएंगे। जैसे हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल में हमने जैसे माना कि हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स के लिए हम दो वेक्टर्स मान के चलते हैं, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लीजिए यहाँ पे ये बी लिखा है गलती से, ए बी वेक्टर को मान लीजिए हम ए वेक्टर बोल रहे हैं और बी सी वेक्टर को मान लीजिए हम बी वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये दो एडजेसेंट साइड्स को ये वेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो मुझे क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एंड उनका मॉड लेना है। ठीक है, यानी अगर मेरी दो एडजेसेंट साइड साथ साथ में एक ए बी और एक बी सी है तो यानी मैं ए
वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड लूंगी, देन उसका हाफ करूंगी, देन मेरा आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से इसी ट्राइंगल से देखिए आगे पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए डॉटेड बनाया है जस्ट टू शो कि ट्राइंगल हमारी थी, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया तो हमारा पैरेललोग्राम बन गया। जब हमने ये पैरेललोग्राम बनाया तो हमारा जो ये बी डी है ये डायगोनल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम में मतलब ये एरिया और ये एरिया आपके पास बराबर है। सो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से ही इसका फॉर्मूला निकाल सकती हूँ कि अगर मेरी एक ट्राइंगल का हाफ ऑफ ए क्रॉस बी है तो दूसरी ट्राइंगल का भी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हाफ हाफ वन ही बन जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो ए क्रॉस बी का मॉड ही रह जाएगा। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के भी आपको क्वेश्चंस आगे आएंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज कर सको। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से आपका डॉट प्रोडक्ट के आपने क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी करने हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज में डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। ओके, सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉरी जो आपकी 10.4 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है कि ए क्रॉस बी का मॉड आपको फाइंड आउट करना है इफ आपको ए वेक्टर भी दे रखा है, आपको बी वेक्टर भी दे रखा है और आपको ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मुझे ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से होती है। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा। जब भी क्रॉस आएगा आप डिटर्मिनेंट का यूज करके ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। सो डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको याद होगा, हम क्या करते थे, यहाँ पे देखिए हमेशा प्लस माइनस प्लस साइन लिखते थे। हम ये ऐसे दो लाइंस बनाते थे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करती है। देन अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, अब ए का देखिए आई जे के कैप के कॉफिशेंट्स देखिए, आई कैप का कॉफिशेंट 1 है, जे कैप का कॉफिशेंट -7, के कैप का कॉफिशेंट 7। ऐसे ही नीचे मैंने बी वेक्टर लिख लिया जिसमें आई कैप का कॉफिशेंट 3 है, जे कैप का कॉफिशेंट -2 है, के कैप का कॉफिशेंट 2 है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल डिटर्मिनेंट जैसे ही आगे भी सॉल्व करना है, लिखा भी डिटर्मिनेंट जैसे, सॉल्व भी डिटर्मिनेंट्स ही करने हैं। अब सबसे पहले देखिए ये प्लस साइन है तो सबसे पहले मैं आई कैप से शुरू करूंगी। सो मैं आई कैप से जब शुरू करूंगी तो क्या होगा, मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाऊंगी। ठीक है, तो आपके पास सॉरी आई कैप से करेंगे तो ये वाली लाइन और जस्ट वेट मैं इरेज कर दूं, और ये भूल जाऊंगी तो क्या करेंगे, हम -7 इंटू 2 करेंगे -14, फिर माइनस आता है देन -2 इंटू 7 अगेन -14, बट फॉर्मूला का -14 होता है इसीलिए +14 कर दिया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने ये किया ऐसे ही अब हम जे कैप का भी करेंगे। तो जे कैप का करेंगे यानी कि जे वाली लाइन को हम भूल जाएंगे, तो हम एक ये लाइन और एक ये लाइन को भूल जाएंगे। अब जे कैप ऊपर देखिए साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे -j कैप हमने लगाया। अब कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 तो दिस इज 2, -3 इंटू 7 दिस इज -21। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम के कैप का भी निकाल देंगे। तो के कैप वाली लाइन को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे के कैप की लाइन को भूल जाएंगे तो दिस एंड दिस ये भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे 1 इंटू -2 यानी -2, -3 इंटू -7 यानी कि +21। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे देखिए -14 +14 ये तो 0 बन गया यानी आई कैप तो रहा ही नहीं। यहाँ पे -19 इंटू -j कैप, +19 j कैप, यहाँ पे भी 19 बना इंटू के कैप देन 19 के कैप।
ठीक है। बट आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी तो निकाल दिया आपने डिटर्मिनेंट से, बट आपको ये दो डंडियां दिख रही हैं, यानी आपको मॉड्यूलस भी निकालना है। मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास वेक्टर आया है हम उसका अंडर रूट लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हैं। अब एक्स यानी कि आई कैप तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या है, जीरो आई कैप चल रहा है, ठीक है, आई कैप है ही नहीं है यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम करेंगे, वाई स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी यहाँ पे यानी कि सॉरी 19 का स्क्वायर। तो आपके पास करके 722, देन आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, कॉमन लीजिए, आपके पास 19√2 आंसर आ गया। ठीक है। तो जो अलग चीज हमने सीखी अभी इस एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो ये कि डॉट प्रोडक्ट में तो हम सीधा आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते थे, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकल जाता था। बट क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब बोला है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा टू ईच ऑफ द वेक्टर। कौन से वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जहां पे ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है। ठीक है। अब जिनके परपेंडिकुलर बोला है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो पहले तो हम इन वेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम a प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, यानी ये रहा आपके पास a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर। वेक्टर की एडिशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, कैसे करते हैं, आई कैप में आई कैप प्लस करना, 3 आई कैप प्लस आई कैप 4 आई कैप, ऐसे ही 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप 4 जे कैप, इसका 2 के कैप माइनस 2 के कैप 0 के कैप। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी करना है, यानी ए वेक्टर में से बी वेक्टर निकाल दीजिए। तो देखिए 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप, 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप 0 जे कैप, यहाँ पे 2 के कैप माइनस ऑफ माइनस 2 के कैप यानी कि 4 के कैप। तो अब आपने ये दोनों वेक्टर निकाल दिए। अब यहाँ पे बात की गई है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की बात की गई है तो हम पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ही कुछ पता लग सकता है। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे दो जो निकाले हैं हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम डॉट निकालते थे, ऐसे क्रॉस में चेक करने के लिए हम क्रॉस निकाल रहे हैं। तो जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है तो मैंने सिखाया आपको अभी कि डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो हमने पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख दिया। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। हमने पहले ए प्लस बी वेक्टर लिखना था फर्स्ट रो में, यानी 4 4 और 0, तो ये हमने लिख दिया। सेकेंड रो में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना था, तो 2 0 एंड 4 ये लिख दिया। ठीक है। अब करते हैं एक्सपैंड। तो सबसे पहले हम आई वाली लाइन आई कैप को कर रहे हैं, तो हम इसको और इसको, यानी वो वाली रो और वो वाली कॉलम हम भूल जाएंगे। तो अब आई कैप का कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस 0 इंटू 0, सो 16 माइनस 0। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने ये किया है, अगला जब जे कैप करना है तो हम जे कैप वाली रो एंड जे कैप वाला कॉलम भूल जाएंगे। क्या करेंगे, याद रखिए जे कैप के बाहर माइनस साइन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। सो 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 0 0, 16 माइनस 0। इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने के कैप भी निकालना है। तो के कैप निकालेंगे तो के कैप वाली रो एंड के कैप वाला जो कॉलम है, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, क्या बचा, 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो जो वेक्टर अभी परपेंडिकुलर, देखो अगर तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता, तो अभी मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में करवाया था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 आ जाता है देन हम उन्हें पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं आया, यानी ये पैरेलल तो किसी भी केस में नहीं बनते। जो क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो जो अभी ये वेक्टर निकल के आया है जो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं कि ये सी वेक्टर। ठीक है।
कुछ तो नाम देना है। अब सी वेक्टर के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऊपर कैप लगा दे तो वो यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो सी का यूनिट वेक्टर निकलता है सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो सी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे सॉल्व कीजिए, 16 का स्क्वायर 256, इधर भी 256, 8 का स्क्वायर इज 64। तो आपने इनको ऐड किया तो आपके पास 576 रूट में आ गया। अब 576 आपको पता है 24 का रूट होता है। मैंने तीनों को, आई कैप को, जे कैप को, के कैप को, तीनों को 24 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे कैंसिल किया तो ये 2 आई कैप बाय 3 आ गया। इधर भी कैंसिल करेंगे तो 2 जे कैप बाय 3 आ जाएगा। इधर कैंसिल करेंगे तो के कैप बाय 3 आएगा। तो ये आपके पास वो यूनिट वेक्टर बन गया जो उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको बोला है कि इफ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाय 3। अब ध्यान रखो ए वेक्टर क्या बना रहा है, पाई बाय 3 विद आई कैप, और पाई बाय 4 जे कैप के साथ बना रहा है। और कोई भी एक्यूट एंगल, हमें थीटा बता रखा है, एंगल नहीं बता रखा कि कोई थीटा एंगल बना रहा है के कैप के साथ। फाइंड थीटा, मुझे थीटा निकालना है कि वो के कैप के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, एंड हमें कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, अभी ए वेक्टर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले अगर मुझे ए वेक्टर लिखना हो तो मैं किस फॉर्मेट में लिखती हूँ, कोई भी वेक्टर लिखना हो, चाहे ए चाहे कोई भी, कैसे लिखते हैं हम, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, इसी तरीके से लिखते हैं। क्योंकि आई कैप क्या होता है एक्स डायरेक्शन में, जे कैप होता है वाई डायरेक्शन में, के कैप होता है जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है कि यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल, यानी वो जो यूनिट वेक्टर है वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ तो बेसिकली तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब हम ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैंने आपको उसमें सिखाया था, जब मैं डायरेक्शन को साइंस आपको सिखा रही थी, कि इनको हम एल एम एन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे जब ये ए यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो आई कैप के साथ जो भी बचता है, अगर आपको याद हो, वो एल बोलते हैं। जे कैप के साथ जो बचता है उसे हम एम बोलते हैं। के कैप के साथ जो बचता है उसे हम एन बोलते हैं। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम ऐसे एल एम एन निकाल सकते हैं। इनको हम डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। और हम यहाँ पे एल एम एन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जिस तरीके का डेटा दे रखा है वो डेटा में एंगल्स की बात कर रखी है। तो एंगल्स जो है वो कोसाइंस में ही आते हैं, तो हमें कोसाइंस का टॉपिक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है एल की। मैंने आपको बताया था कि एल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। बट अल्फा यानी कि जो आई कैप के साथ एंगल है वो तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया पाई बाय 3, इसलिए मैंने कॉस पाई बाय 3 लिखा। कॉस 60 डिग्री इज व्हाट, 1/2। इस तरीके से एम को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा, बीटा भी यहाँ पे दे रखा है कि आपका जे कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बन रहा है। सो कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2। ऐसे ही एन को हम कॉस गामा बोलते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में के कैप के साथ जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, तो वैल्यू तो नहीं पता, तो एन की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये जो है ए वेक्टर, आपको बोला है कि ए वेक्टर तो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो एल एम एन को आइडेंटिफाई कर दिया, बट बात तो ये है ना कि थीटा निकले हमारा, क्योंकि थीटा पूछा है तो थीटा निकालने के लिए कुछ और फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगा सकते, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर बोला है। आप याद करो कि अगर हमें चेक करना होता है कि कोई यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चेक करते हैं। अगर उसका आंसर 1 आता है तो हम मान लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से देखो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। यहाँ पे आई के साथ एल है, जे के साथ एम है, के साथ एन है,
तो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी एन स्क्वायर आपके पास 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे दिया हुआ है ना यूनिट वेक्टर है, तो हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये होगा क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर बोला है। यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आता है। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं। देखो एल की वैल्यू तो हमने 1/2 निकाली, हमने यहाँ पे डाल दी। एन की वैल्यू एम की वैल्यू 1/√2 निकाली। एन जो है वो हमें नहीं पता तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। राइट साइड पे 1 ही चल रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इधर आपके पास n स्क्वायर। तो हम ये सब चीजें राइट साइड पे ले गए, एलसीएम लिया हमने, n स्क्वायर 1/4, तो हमारे पास n क्या आ गया 1/2। अब n एक्चुअल में हमारे पास क्या है, cos थीटा है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos उधर जाके cos इनवर्स बन जाएगा। अब cos 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3 आपके पास आ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला। अब आपको यहाँ क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो कि यहाँ पे एंगल्स की बात कर रखी है, एंगल्स की बात कर रखी है तो LMN तो आएगा ही, cos थीटा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला है तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिफाइन भी किया, और कहाँ यूज किया यूनिट वेक्टर, कि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। ये भी क्यों यूज किया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे LMN की वैल्यू निकाल दी, अब उसके बाद फंस गए हैं, उसके बाद कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया था तो हमने उसी का फॉर्मूला यूज करके जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी n, हमने वो निकाल दी, n से हमारा cos थीटा निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सोच समझ के करोगे, आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ नया है आप लोगों के लिए, आपको बस फेमिलियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मतलब LHS और RHS आपको बराबर करना है बेसिकली, तो कर लेते हैं। यहाँ LHS से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कैसे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लिख दिया। अब ध्यान रखो डॉट नहीं करना, आपको क्रॉस बोला है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है तो क्रॉस का ही बीच में लगाना है। फिर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे, तो वो भी लिख दिया। देन माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करोगे क्रॉस, वो भी लिख दिया। देन माइनस बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करोगे, वो भी लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर से एक और डिफरेंस है जो क्रॉस और डॉट में आता है। डॉट में मैंने आपको बताया था कि जब आप दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रही हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, ए वेक्टर मॉड्यूलस का स्क्वायर। बट क्रॉस में क्या होता है, जब हम सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, देन यहाँ पे 0 हो गया इसका आंसर। इधर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए बी क्रॉस ए, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कुछ बच्चे बी क्रॉस ए को भी ए क्रॉस बी लिख देंगे, बट ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बाहर माइनस कॉमन लेके जस्ट इसको उल्टा कर दिया, तो माइनस ए क्रॉस बी हो गया ये। ठीक है, इस चीज को माइनस कॉमन लेके मैंने उल्टा कर दिया। देन माइनस बी क्रॉस बी, आपको बताया दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस लोगे तो वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी एज इट इज, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी विच इज योर RHS। सिंपल, ओके। नेक्स्ट